मित्रों, नामा संस्कृताय। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। परीक्षाएं सभी नज़दीक आ रही हैं। एलटी ग्रेड की परीक्षाएं, एलटी जीआईसी की ये 6 दिसंबर को है। इसके बाद टीजीटी और टीईटी की परीक्षाएं लगातार लगी हुई हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ कर दिया है, जिसमें से मैंने आपको वर्णों के बारे में पढ़ा दिया है। आज एक नया अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है, अर्थात व्याकरण में एक नया चैप्टर है, नया अध्याय है, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त नया अध्याय। जो लोग नहीं पुरानी वीडियो को देखें, कृपया इन वीडियो में आप जुड़ जाइए, क्योंकि संधि का जो चैप्टर बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जाएगा और आशा करता हूँ कि जितना मैंने वादा किया है उस वादे पर मैं खरा उतरूंगा। ठीक है, तो आज हम क्या है, संधियों के बारे में चर्चा करेंगे, या कहें कि संधियों की सामान्य जानकारी या सामान्य बातें पढ़ेंगे कि संधियाँ कैसे होती, संधियाँ क्या होती हैं और संधियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा होगी। तो देखिए कि सर्वप्रथम संधि शब्द जो दिया है किताब में या दिया रहता है कहीं पर भी, तो संधि शब्द का जो प्रकृति प्रत्यय होता है, अर्थात इसका विवरण किस प्रकार से होता है या संधि शब्द किस प्रकार से बना होता है, तो आप देख लीजिए कि संधि शब्द जो है सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय से लगने से होता है। अर्थात जो संधि शब्द है, इसका अगर हम प्रकृति प्रत्यय आदि का हम अगर निर्धारण करें तो इसमें सम उपसर्ग के साथ धा धातु और की प्रत्यय लगने से संधि शब्द का बोध होता है और संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। और जो संधि शब्द है ये कैसे शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। अर्थात संधि शब्द कैसा है, जो ये मान लीजिए जो की प्रत्यांत जो जितने शब्द होते हैं की प्रत्यय वाले, वह शब्द पूरे पुल्लिंग पर आधारित होते हैं, अर्थात पुल्लिंग की तरह इनका रूप चलता है। अब देखिए, जब संधि की चर्चा हो रही है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि संधि शब्द का मतलब क्या होता है, यह संधि शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो अगर हम एक वर्ण में अगर इसको बोलें, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, अर्थात शब्दों का मिल जाना, एकीकरण हो जाना। अब देखिए, चूंकि संसार के प्रत्येक वस्तुओं में, यहाँ तक कि जो हम आपके सामने खड़े हैं या और जितने जीव जंतु हैं, या कहें कि और जितनी सामग्री हैं, घर है, मकान है, दीवार है या अन्य चीज़ें जो बनी हुई है, यह संधियों से मिलकर ही बनी हुई है, अर्थात संधि के सहारे ही ऐसा निर्माण इनका हो गया है। क्योंकि अगर हम अपने शरीर को हम लें तो इस शरीर में देखिए क्या क्या है। ये इस शरीर में खून है, यानी रक्त है, मांस है, मज्जा है, स्नायु है, यानी हड्डियां हैं, ये सब मिले एक साथ में, और जब इनका संधि हो गई तो हम एक नए रूप में आ गए, अर्थात एक मनुष्य का निर्माण हो गया। उसी प्रकार से आप किसी घर का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि घर में क्या है, देखिए घर में आपके ईंट लगी, रेत लगी, सीमेंट लगी, सरिया लगी। जब इन सब चीज़ों का संध हुआ या जब यह सब चीज़ें मिली तो मिल करके एक मकान का निर्माण हो गया।
तो उसमें देखिए जब मिलने के पश्चात उसमें एक नया प्रोडक्ट भी आता है, अर्थात संधियां होने के पश्चात उसमें नया विकार आता है। तो हम ये सरल भाषा में कहते हैं कि संसार में जो भी चीजें हैं वह सब चीजें या सभी वस्तुएं या संसार जगत में जो भी है वो क्या है, वह सब चीजें या सब वस्तुएं क्या है, संधियों से मिलकर ही बनी हुई है, अर्थात एक दूसरे सब जुड़े हुए हैं, तभी एक नया उसमें परिवर्तन सामने आता है। या हमें कह सकते हैं कि जो चीजें हम देखते हैं सब आपस में मिले होते हैं, उसमें तभी नया प्रोडक्शन यानी नया उत्पाद बन करके आता है। तो संधियों का मुख्य अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़। अगर इसके हम संस्कृत की परिभाषा की बात करें तो क्या लिखा हुआ देखिए, वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। यानी क्या कह रहा है कि वर्णानाम माने वर्णों का, क्या है, वर्णों का, परस्पर माने एक दूसरे से, जो विकृतिमत जो विकृत सहित जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं, अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। यानी उसमें जो भी विकार उत्पन्न होगा उसमें सबको हम जोड़ देंगे और जोड़ने के पश्चात जो नया प्रोडक्ट सामने आएगा वह आपका संधि कहलाएगा। जैसे देखिए रमा धन ईसा, अब इसमें देख लीजिए रमा धन ईसा में अगर रा को हम मां से अलग कर दें, ठीक है, और इसके बाद ऐसा आएगा तो देखिए अलग करने के पश्चात भी क्या बन रहा है, रमेश शब्द बन रहा है, ठीक है। यानी उसमें नया विकार क्या आया, रमेश, एक ही मात्रा निकल करके आई। विकार का मतलब होता है उसमें परिवर्तन हो जाना, क्या है, विकार का मतलब क्या हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाना। तो आप देख लीजिए विकार हम सब में है, यानी हम कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, किसी न किसी के विकार हैं, यानी किसी न किसी के प्रोडक्ट हैं, हम लोग भी किसी से मिलकर बने हुए हैं। अब उसके बाद जब चर्चा चल ही रही है तो उसके बाद शब्द आता है कि भैया ऐसा है कि संधियां, ये संधियां जो होती हैं, संधियां कहाँ कहाँ पर हो सकती, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, वर्णों की संधियां। क्या पढ़ना है, वर्णों की संधियां। अभी तक तो मैं ऐसे आपको जानकारी के लिए बता रहा था कि संधियां इस प्रकार से होती हैं, संधियों से इस प्रकार से मिलकर के बने होते सब चीजें, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, वर्णों की संधियां। तो वर्णों की संधियों में कहता है कि भैया ऐसा है, संधि की चर्चा तो आपने कर दिया, संधि की परिभाषा आपने बता दिया, लेकिन अब ये बताइए कि जो संधियां होती हैं, संधियां कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं। या एक बात हम ये कह सकते हैं कि जो संहिता जो लिखा हुआ है, संहिता का अर्थ होता है संधि, या संधि का अर्थ होता है संहिता। तो एक सूत्र लिखा हुआ देखिए हल्का सा, परासन्निकर्ष संहिता, क्या लिखा है, परासन्निकर्ष संहिता, अर्थात कह रहा है कि जब दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट, क्या है, जब दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही क्या कहलाता है, संहिता। दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, संहिता कहेंगे, या उसे हम संधि कहेंगे, या उसे हम मिलाप कहेंगे, या उसे मेल कहेंगे, या उसे हम जोड़ कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि ठीक है इतना बता दिया है, अब ये कह रहा है कि ऐसा आपने मेल और जोड़ की तो बातें कह दी, लेकिन या संहिता बता दी कि संहिता का क्या मतलब होता है। तो संहिता का हमने मतलब बताया कि दो वर्णों का अत्यंत निकट हो जाना ही संहिता कहलाता है, यानी दो वर्णों का आपस में मिल जाना, एक हो जाना ही संहिता यानी संधि कहलाती है। अब चर्चा आती है कि संहिता यानी संधि कहाँ कहाँ पर हो सकती है, या किन किन जगह पर संधियां हो सकती है। तो देखिए एक सूत्र के माध्यम से बताया गया है, कह रहा
संहितायक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो और नित्या समासे वाक्य नित्या समासे वाक्य तू सा विवक्षा विवक्षाम अपेक्षते। क्या कह रहा है? संहिता एक पदे नित्या, इसको देखिए, कह रहा है संहिता एक पदे नित्या, कह रहा है संहिता हमेशा एक पद में क्या है? नित्य होती। क्या होती है? नित्य होती। संहिता यानी संधि एक पद में क्या होती है? नित्य होती। जैसे मैं कोई एक पद मान लूं, जैसे कि क्या है? न धन अका, क्या मान लूं? न धन अका। तो यहां देखिए, इस प्रकार से अगर मैं लिख रहा हूं न धन अका, अब यहां पर कह रहा है कि संधि अर्थात संहिता अनिवार्य है, नित्य होगी, हमेशा होगी, इसलिए अब इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? नायिका। क्या बनेगा? नायिका। यहां पर क्या है? यानी एक जब हम पद बनाएंगे तो पद बनाने में संधि अनिवार्य है, अर्थात पद में संधि निश्चित होनी ही होनी है। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद आगे चर्चा कह रहा है कि धातु उपसर्गयो नित्या, यानी कह रहा है कि नित्या धातु और उपसर्ग में भी संधि अनिवार्य है। यानी धातु में भी उपसर्ग, धातु में भी संधि होगी और उपसर्ग में भी संधि होगी। कैसे? जैसे मैं लिख दूं, उपसर्ग वाली बात कहता हूं, जैसे कि अगर हम कह दें निधन आवश्यक, क्या लिख दूं? इस वाले देखिए उपसर्ग वाली, निधन निधन क्या है? निधन न्यावश्यक, साफ साफ नहीं आना। क्या है? निधन आवश्यक, निधन आवश्यक। देखिए, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर इसको न आ जाएगा, ठीक, उसके बाद यहां पर ई आ जाएगा, उसके बाद आवश्यक लिख देंगे, ठीक, उसके बाद यहाँ ई की जगह क्या आ जाएगा? या आ जाएगा, आधा ना यहाँ पर आएगा, धन औसत कर देंगे, क्या बनेगा यहाँ पर? न्यौसत। क्या बनेगा? न्यवसत। यानी जब उपसर्ग की बात होगी तब भी हम क्या करेंगे? संधि निश्चित रूप से करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सही से बनाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया। अब ठीक, अब आ गया समास में। कहां पर? समास में कह रहा है कि क्या है? देवस्य धन आलया। क्या है? देवस्य धन आलया। देखिए यहां पर समास वाला देख लीजिए, देवस्य धन आलया, देवस्य धन आलया, क्या बनेगा? देवालया। यानी समास में भी आपकी जो है संधि अनिवार्य है। या एक उदाहरण लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? कृष्ण धन कृष्णस्य, कृष्णस्य धन अस्त्रम। क्या लिख सकते हैं? अस्त्रम, अस्त्रम। क्या बनेगा? बन जाएगा कृष्णास्त्रम। तो देखिए यहां पर भी क्या हुआ आपका? यहां पर क्या हुआ? संधि हो गई। ये क्या हुआ? विभक्ति का लोप हो गया, जी यहां पर आ गया है, आ बन गया कृष्णास्त्रम। क्या बना? कृष्णास्त्रम। ठीक, तो एक
कभी कभी पेपर में या प्रश्नों में सवाल आ जाते हैं कि कृष्ण संधि कितनी जगह अपेक्षित है या संधि कितनी जगह विवक्षा के अधीन है। तो देखिए संधि जो है एक पद में अनिवार्य है, संधि नित धातु में भी अनिवार्य है, संधि उपसर्ग में अनिवार्य है, संधि समास में अनिवार्य है और संधि कहना कि वाक्य तु सा विवक्षते, और कह रहे हैं कि वाक्य में संधि अपने विवक्षा यानी इच्छा के अधीन है। हम चाहे वाक्य में संधि कोई लंबा वाक्य लिखा हो, ठीक है, उस लंबे वाक्य को हम चाहे संधि करें अथवा चाहे उसको तोड़ तोड़ के लिख दें, उसमें कोई दिक्कत आपको समझ में कोई उसमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अर्थात वाक्य में संधि अपनी इच्छा के क्या है, इच्छा के अधीन है। तो मेरे समझ में आपको एक मोटी मोटी जानकारी समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि संधि क्या होती है और संधि शब्द का प्रकृति प्रत्यय क्या है, संधि शब्द की परिभाषा क्या है, संधि का शाब्दिक होता है मेल या जोड़। संधि शब्द में क्या है, प्रकृति प्रत्यय यानी संधि सम उपसर्ग पूर्वक धातु और की प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और हमेशा जब संधि करते हैं तो उसमें नया प्रोडक्ट सामने आता है। और इसके बाद संधि हमेशा कितने जगह होती है, संधि हमेशा 3 जगह होती है। देखिए कहाँ पर संधि होगी आपकी, संधि आपकी होगी शब्द में होगी, और संधि आपकी धातु में होगी, उपसर्ग में होगी। संधि कहाँ होगी, संधि देखिए संधि शब्द में होगी या पद में होगी, कह सकते हैं पद में। संधि कहाँ पर होगी, पद में होगी, ठीक है। उसके बाद संधि आपकी जो है धातु में होगी और उपसर्ग में होगी अनिवार्य रूप से, और समास में होगी अनिवार्य रूप से। फिर कहता है संधि जो है वाक्य में विवक्षा के विवक्षा पर डिपेंड करता है, विवक्षा के अधीन होगी। किसके अधीन होगी, विवक्षा माने होता है इच्छा, क्या होता है, विवक्षा माने इच्छा, वाक्य में इच्छा के अधीन है। चाहे हम उसको संधि करके पढ़ें या अलग अलग करके पढ़ें, कोई उसमें बांध नहीं है। जैसे कहते हम क्या है कि रामः गच्छति वनम, इसको देख लीजिए वाक्य उदाहरण, रामा गच्छति वनम, या ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, रामा गच्छति वनम में क्या है, यहाँ पर हमने संधि नहीं की। क्या हमने संधि यहाँ पर नहीं की, राम अलग है, गच्छति अलग है, वनम अलग है, ठीक है, राम वन को जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने संधि नहीं की है। अगर आप इसको संधि कर देंगे तो क्या पद निकल के आएगा, रामो गच्छति वनम, रामो गच्छति वनम। ये क्या संधि होगी, इसमें विसर्ग संधि कार्य कर रही है, ठीक है। इसको हम इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, विसर्ग संधि की चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा पता ये हो गया कि संधि जो है 4 जगह अनिवार्य है, और यदि वाक्य में संधि क्या विवक्षा इच्छा के अधीन है। अब इसके बाद आता है कि जब संधि करते हैं तो संधि में क्या है, कुछ सामने कुछ प्रोडक्ट सामने निकल करके आता है। यानी जब संधि करेंगे तो क्या होगा, कह 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। जब हम संधियां करेंगे तो 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण बन करके आता है। जैसे कि रवि धन ईसे करें, रवि धन ईसा करेंगे तो यहां देखिए
कह रहे हैं कि एक नया, जब दो वर्णों में संधियां होगी तो हमेशा एक नया वर्ण सामने आपके आएगा। जैसे इसको अगर हम वा को अगर दो भागों में बांटे तो यहाँ देखिए क्या निकल के सामने आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ई, यहाँ पर एक नया शब्द क्या आया, ई। जब संधियां हो रही हैं तो इसमें क्या हुआ, एक नया शब्द, एक नया वर्ण निकल के आया। क्या निकल के आया, ई निकल के आया है। अब देखिए कि अब अगर हम ई, हल्की ई यानी हर्ष ई धन दीर्घ ई बराबर क्या कर देंगे, बड़ी, तो यहाँ पर एक क्या, बड़ी ई, एक नया प्रोडक्ट, एक नया वर्ण आपके सामने आया। जैसे अब इन दोनों की जगह कर सकते हैं दीर्घ ई, इसको हम उसी प्रकार से कर देंगे। देखिए नियम ये होता है स्वर के, यानी अगर व्यंजन के आगे कोई स्वर है तो ये स्वर अपने पीछे वाले व्यंजन में जुड़ जाएगा। यानी वा की ई की मात्रा दीर्घ ई की मात्रा वा में जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, रविशः बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रविशः बन जाएगा। तो ये तो बात हुई कि जब संधि करते हैं तो संधि करते समय एक वर्ण आपका निकलकर सामने आता है। उसके बाद कह रहा है कि दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार यानी परिवर्तन होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब दो वर्ण में संधियां होती हैं तो कह रहा है कि उसमें नया परिवर्तन किसमें होता है, परिवर्तन आपके पूर्व वाले वर्ण में ही होता है। जैसे ईर्धन आदि, यानी कुल मिलाकर के जब आप वर्णों को जोड़ते हैं तो परिवर्तन कहाँ कहाँ आ रहा है ये बताया जा रहा है। किस जगह आ रहा है, कितने प्रकार का आएगा, कहाँ कहाँ पर आएगा। तो कह रहा है कि जब दो वर्णों में संधियां होंगी तो कभी कभी परिवर्तन केवल पूर्व वाले वर्ण में आता है। जैसे क्या है, ईर्धन आदि, ईर्धन आदि। देखिए यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे दो भागों में, ता में कौन सी मात्रा है, हर्ष ई की मात्रा है। हमने हर्ष ई की मात्रा को बाहर कर दिया, धन आदि आ गया, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज्या आ गया आपका। हम ये क्यों किससे आया है, यह संधि से आया। अभी चर्चा चले आगे करेंगे, ये तो सामान्य जानकारियां हैं, आपको समझ में अवश्य आएगा। देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, इत्यादि बन जाएगा, क्योंकि नियम होता है अगर किसी व्यंजन के आगे कोई स्वर है तो ये स्वर अपने पीछे वाले व्यंजन में आ जाएगा। ये आधा है तो आधा लिख दिया हमने, तो क्या मिलकर बन गया, इत्यादि। ठीक है, उसके बाद आता है कि दो वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाता है। कभी कभी जब संधि करते हैं तो दो वर्णों में से किसी एक का लोप हो जाता है। जैसे एकस्मिन् धन अवसरे, जब दो वर्णों में संधियां होती हैं तो ऐसा होता है कि उसमें किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे एकस्मिन् धन अवसरे, एकस्मिन् धन अवसरे, तो क्या हो गया, यहाँ ना का लोप हो गया, क्या बन जाएगा बताइए, एकस्मिन् अवसरे। क्या बनेगा, एकस्मिन् अवसरे, एकस्मिन् अवसरे। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। सही से बनाओ। चलिए ठीक है, उसके बाद आता है कि संधियां। अब मोटी मोटी जानकारी आपको ये करना है कि संधियां करते समय आपको हमेशा दो वर्णों की आवश्यकता होगी। संधियां करते समय आपको हमेशा दो वर्णों की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हीं दो वर्णों से हमारी संधियां होगी। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण। और एक चीज समझ लीजिए कि और संधियों में हमेशा जो है हमें दो पद चाहिए। संधियों में हमेशा दो पद चाहिए। इसको एक पद मान ले, इसको हम दूसरा पद मान ले, या इसको हम प्रथम पद माने, इसको हम उत्तर पद माने। प्रथम पद माने पहले वाला, उत्तर माने बाद वाला पद। ठीक है, तो
हमेशा जब भी संधियां होगी तो हमारे यहाँ से होगी प्रथम पद के अंतिम वर्ण से और उत्तर पद के प्रथम वर्ण से हमेशा संधियां होगी। बाकी इधर कुछ भी लिखा हो, इधर कुछ भी लिखा हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमेशा संधि करते समय दो पद आएंगे, मतलब कहाँ से हमारा होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण से और द्वितीय पद यानी उत्तर पद के प्रथम वर्ण से हमारा मतलब रहेगा। बाकी अन्य किसी वर्णों से हमको आवश्यकता नहीं होगी। संधियां हमेशा क्योंकि दो वर्णों के बीच में होती हैं। और एक ध्यान रखिएगा कि संधियों का हमेशा विच्छेद होता है। क्या होता है? विच्छेद होता है। संधियों का विग्रह नहीं होता। समास में विग्रह होता है और संधियों में क्या होता है? विच्छेद होता है। ठीक है, तो आपको ये मूल सिद्धांत जानना है कि संधियां हमेशा दो पदों में होगी और दो पदों में से प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय यानी उत्तर पद के प्रथम वर्ण से हमारा मतलब रहेगा। किसी अन्य पद से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद आप जानकारी आपको यह होनी चाहिए कि संधियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। संधियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो संधियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, उसके बाद आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्वर संधि है, यह व्यंजन संधि है कि यह विसर्ग संधि है। तो एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला है, जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होगा तो वहां पर स्वर संधि हो जाएगी। पर देखिए संधियां तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती। पहली संधि होती है स्वर संधि, दूसरी संधि होगी आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी संधि होगी आपकी विसर्ग संधि। तो आप कैसे पहचानेंगे कि हमारी यहाँ पर स्वर संधि है, कैसे पहचानेंगे कि हमारी व्यंजन संधि है और कैसे पहचानेंगे कि हमारी यहाँ विसर्ग संधि है? तो आपको हमेशा पहचान के लिए क्या करना होगा, क्योंकि संधि हमेशा दो वर्णों में होगी, जब दो वर्णों में होगी तो दोनों वर्ण हमारे स्वर होने चाहिए, तब वहां पर स्वर संधि होगी। यानी जो पद आपके दो होंगे उसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और उत्तर पद दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा, तब वहां पर स्वर संधि होगी। या हम ये कह सकते हैं कि जब स्वर वर्ण का मेल जब स्वर वर्ण से होगा तब वहां पर स्वर संधि हो जाएगी। जब स्वर वर्ण से होगा तब वहां पर स्वर संधि हो जाएगी। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या कोई स्वर हो और उत्तर पद यानी दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो कोई स्वर हो, तो वहां पर स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है, तब वहां पर स्वर संधि होती है। यानी स्वर का मेल स्वर से, तब स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, पहचान। क्या बता रहे हैं? पहचान कि कैसे पहचानेंगे। उसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। यानी इसमें क्या है, व्यंजन संधि में जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होगा तब वहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। अच्छा, इसका उदाहरण देख लीजिए। स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से, जैसे क्या है, विद्या धन आलय। यहां देख लीजिए, क्योंकि आपको यहां हमने आपको बताया कि हमेशा हमारा मतलब प्रथम पद के अंतिम वर्ण से और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से होता है। तो आपके सामने अगर ऐसा आ जाएगा तो आप किसे प्रथम पद या प्रथम वर्ण मानेंगे?
द्या को मानेंगे या किसी अन्य को मानेंगे। तो अगर इसको हम टुकड़े करें, देखिए इसको, तो देखिए ये इस प्रकार से बन करके आएगा। इसको और हम थोड़ा दो टुकड़ों में कर देते हैं। देखिए द्या को हमने दो भागों में तोड़ दिया, यानी इसको क्या कर दिया हमने, इस व्यंजन वर्ण से हमने स्वर को अलग कर दिया। तो आपका जो अंतिम वर्ण निकल के आया कौन सा आया, दीर्घ आ आया। और हमने क्या किया, इसको हमने कुल दो भागों में तोड़ दिया है। तो हमारा मतलब केवल इन दोनों वर्णों से रह गया है और किसी अन्य से हमारा मतलब नहीं है। जब दो चीजें हमेशा मिली तो क्या बना, ये दीर्घ आ बन गया। जब दीर्घ आ बन गया तो इनका मान खत्म हो गया कि इन दोनों के स्थान पर क्या बना, दीर्घ आ। दीर्घ आ धन दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर हम 2 धन 2 को हम इस प्रकार से अगर हम नीचे 4 लिख दें तो इसका मान खत्म हो जाता है, इस 4 आ जाता है। ठीक है, तो 2 धन 2 बराबर 4, यानी दीर्घ आ धन दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। शेष इनका मान खत्म हो गया, जो चीजें बची हैं उनको हम उसी प्रकार से नीचे लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, नियम ये होता है, अगर क्या है किसी व्यंजन के आगे कोई स्वर है तो स्वर अपने पीछे वाले व्यंजन में जुड़ जाएगा। ये द्या की मात्रा, ये दीर्घ आ की मात्रा है, दीर्घ आ द्या में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, विद्यालय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी स्वर संधि का एक उदाहरण रहा। उसके बाद कैसे पहचाने कि व्यंजन संधि है, तो मैंने आपको बताया कि जब व्यंजन वर्ण का मेल जब स्वर या व्यंजन से होगा तब वहां पर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, कोई व्यंजन होगा, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होगा, कोई स्वर होगा, तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे क्या है, उदाहरण में जैसे वाक धन ईशा, मैंने क्या बताया, जब व्यंजन का मिलाप स्वर या व्यंजन से होगा, स्वर या व्यंजन से होगा, तब वहां पर व्यंजन संधि। यानी प्रथम पद के अंत में क्या होगा, कोई व्यंजन वर्ण होगा, तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में क्या होगा, कोई स्वर या व्यंजन होगा, तब वहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर से देख लीजिए, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में जब कोई व्यंजन वर्ण होगा और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में कोई स्वर या व्यंजन वर्ण होगा, तब वहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे क्या हम उदाहरण दे रहे हैं कि वाक धन ईशा, क्या लिखे, जैसे वाक धन ईशा। अभी मैं थोड़ा सा एक ससरी निगाह से आपको परिचय दे रहा हूं, उसके बाद धीरे पढ़ाऊंगा पूरे विस्तार से। देखिए इसमें कैसे बनेगा, क्या लिखा हुआ, वाक धन ईश। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या बनेगा, आगे इसका कौन सा संधि है, जैसा तो संधि का उदाहरण दिया गया है, क्या बनेगा, वागीसा। क्या बनेगा, वागीसा। तो क्या है, किसी व्यंजन के बाद क्या है, कोई स्वर है, क्या है, स्वर। देखिए किसी व्यंजन के बाद क्या है, कोई स्वर है, इसलिए व्यंजन संधि आ गई। अब देखिए व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आता है क्या बनेगा, जैसे कि लिखिए आपका तत् धन लया। क्या देखिए, तत् धन लया। अब यहां देखिए व्यंजन प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या है, कोई व्यंजन है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई व्यंजन है, तो क्या है यहाँ पर व्यंजन संधि है। क्या बनेगा, इसका बनेगा तलया। क्या बनेगा, तलया। ठीक, क्या बनेगा, तलया बनेगा। इसके बाद आता है विषय संधि। इसके बाद आता है क्या है, विषय संधि। कैसे पहचाने ये कि हमारी यह विसर्ग संधि है, तो पहचान इसकी ये है, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई विसर्ग होगा तथा द्वितीय पद यानी उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर या व्यंजन होगा, तब वहां पर
विसर्ग संधि हो जाएगी। यानी विसर्ग का मेल जब स्वर या व्यंजन से होगा, जब विसर्ग का मेल कोई स्वर या व्यंजन से होगा तब वहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। देखिए जैसे उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे बालकः धन गच्छति, क्या हो जाएगा, बालका धन गच्छति। देखिए प्रथम पद के अंत में क्या है, कोई विसर्ग है, उसके बाद क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो क्या बन जाएगा, कौन सा उदाहरण होगा, व्यंजन संधि का, और क्या बनेगा, बालको गच्छति, क्या बनेगा, बालको गच्छति। उसके बाद एक उदाहरण देख सकते हैं, लिखा हुआ है जैसे कि कहे हैं कि क्या है, नमः धन करोति, क्या करें, नमः धन करोति, नमः धन करोति, क्या होगा, नमस्करोति, क्या बनेगा, नमस्करोति का नमस्करोति। ये किसका है, विसर्जनीय सा का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि अली धन अयम, क्या देख रहे हैं, अली धन अयम। देखिए प्रथम पद के अंत में क्या है, कोई विसर्ग है, उसके बाद क्या दिया गया है, द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है, कोई स्वर है, तो क्या बनेगा, कौन संधि आएगी, विसर्ग संधि आएगी। क्या बनेगा इसका, अलीम बनेगा, क्या बनेगा, अलीरमयम, ये निकल करके आएगा। तो संधियों को पहचानना एक बहुत बड़ी बात होती है और सरल भी होती है, आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत ना उठानी पड़े, इसलिए सरल समझाया गया। तो मैंने बताया स्वर संधि की पहचान क्या होती, जब स्वर वर्ण का मेल जब स्वर वर्ण से होगा तब वहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी। और व्यंजन संधि की पहचान क्या है, जब व्यंजन वर्ण का मेल यानी प्रथम पद के अंत में कोई व्यंजन वर्ण होगा तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन वर्ण होगा तब वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। उसके बाद विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग संधि के अंतर्गत प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या कोई स्वर, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या कोई विसर्ग होगा तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन होगा तब आपके वहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं, सिर्फ बालका धन गच्छति, क्या हो गया, बालको गच्छति, प्रथम पद के अंत में क्या है, कोई विसर्ग है तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या कोई व्यंजन है, यहाँ पर क्या हो गया, विसर्ग संधि हो गई। इसको देख लीजिए, अलिह धन अयम में प्रथम पद के अंत में क्या है, कोई विसर्ग दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है, अयम कोई स्वर दिया। इसको जब तोड़ लीजिए, अली, इसको जब तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे आप लोग, जैसे कि अली, अल धन ई धन विसर्ग, ठीक, उसके बाद आप क्या आएगा, अयम, अब ये बनेगा, यानी प्रथम पद के अंत में क्या है, क्या कोई विसर्ग है, उसके बाद में क्या दिया गया है, कोई स्वर है, तब जब विसर्ग का स्वर से मेल होगा तब विसर्ग संधि हो जाएगी, या जब विसर्ग का व्यंजन से मेल होगा तब आपको वहां पर विसर्ग संधि होगी। और जब व्यंजन का मेल किस स्वर से होगा तब व्यंजन संधि होगी, जब व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से होगा तब वहां पर व्यंजन संधि होगी। और जब स्वर का मेल जब स्वर का मेल स्वर वर्ण का मेल जब स्वर वर्ण से होगा तो वहां पर स्वर संधि हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो है आज जो है संधियों की पहचान बताई कि कैसे हम संधियों को पहचानेंगे। अगले क्लास में हम आपको स्वर संधि के अंतर्गत जो है संधियों का जो आपको संधियां हैं, देख संधि, ठीक है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यह संधि, इनका अध्ययन कराएंगे तथा ये भी आपको बताया जाएगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं। आज की क्लास में हम यही रखते हैं। आज हमारा मेन उद्देश्य था संधियों के बारे में सामान्य परिचय देना, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्लास आपके समझ में आई होगी।
अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है या अब समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कृपया कमेंट करें और हमें अपनी कमियों से अवगत कराएं तथा इसके साथ ही अपनी बीमारी को बयान दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।